हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हमने एसआरए स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ उसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में चर्चा करी थी। आज इस एक्ट का सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे और किस तरीके से ये एक्ट आपका काम करता है वो चीज़ें हमने सीखनी है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, उसी के बेस के ऊपर आपका ये पूरा वीडियो डिपेंड करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप ना अपना बेयर एक्ट जो है उसके अंदर मैं अगर कुछ भी पॉइंट्स बताऊं तो उनको लिखते चलो, वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि जब भी आपको बाद में कुछ रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो ये वाले जो मोटे पॉइंट्स हैं आपके वो एक तरीके से बेयर एक्ट के अंदर सारे कंटेन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे किसी भी पर्सन के बीच में दो या दो से ज़्यादा पर्सन उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है, उसके अंदर क्या होगा, दोनों पार्टीज आपकी फ्रीली उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। फ्रीली होंगी तो एक दूसरे के ऊपर कुछ लीगल ऑब्लिगेशन भी इम्पोज करी जाएंगी। अगर वहाँ पे ऑब्लिगेशन इम्पोज थी और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर कोई उनके बीच में कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो उनको सेटलमेंट भी करा जाएगा। वहाँ पे कुछ ट्रस्ट भी होगा, कोई प्रॉपर्टी उनने हो सकता है किसी को ट्रस्ट भी दी हो, उस ट्रस्ट के केस में क्या करेंगे कि अदर पर्सन को यहाँ पे कोई ट्रस्टी भी अपॉइंट किया जाएगा। तो ये सेक्शन 2 के अंदर सारी की सारी बातें आपके चारों पॉइंट लिखे हुए हैं। उससे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन जो आपके बात कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके का कोई एग्जाम्पल हो जो आपके लिए एक बेटर बन के आए इस पूरे एक्ट को ओवरव्यू को समझने के पर्पज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या चांसेस होंगे, या तो वो उसको परफॉर्म करोगे एक चीज़, दूसरा उसका हो सकता है कुछ ब्रीच हुआ हो या फिर उसका ब्रीच होने वाला हो। 3 सिचुएशन होती हैं जब अगर किसी भी पर्सन के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको एक तरीके से अगर परफॉर्म कर दिया तो वहाँ डिस्प्यूट अराइज होने की कोई संभावना नहीं है। बात रहेगी 2, एक तो या तो ब्रीच हो चुका या फिर आपका क्या होगा, ब्रीच होने वाला होगा। तो ब्रीच होगा तो आपको क्या रेमेडी मिलेगी इस एक्ट के अंडर, और अगर ब्रीच होने वाला आपको ऐसी कोई एक तरीके की संभावना लग रही है या फिर आपको कोई अदर कुछ भी एक तरीके का मतलब कुछ हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे कोई पर्सन जो होगा, दूसरी जो पार्टी है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने वाली है, तो उस केस में आपके पास क्या रेमेडीज होंगी वो इस एक्ट में दे रखी हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, या तो उस पर्सन ने वो ब्रीच कर दिया या फिर वो ब्रीच करने वाला है। तो इन केस अगर ब्रीच होगा तो आपको जनरली क्या मिलेगा, उसके बदले में कुछ कंपनसेशन मिलेगा, जो कि क्या था एक तरीके से जो आपके बताए थे ना कॉमन लॉ कोर्ट्स थे जो एक प्रॉपर रेमेडी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इस एक्ट को लेके आए थे। तो यहाँ पे जो आपका ब्रीच हो रहा है उसके अंदर क्या होगा कि 2 रेमेडीज लीगल सिस्टम के द्वारा आपके क्या है प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो कौन सी, या तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा या फिर उसको स्पेसिफिकली रिलीफ मिलेगा, स्पेसिफिक उसका परफॉर्मेंस करवाओगे। तो जो आपकी कंपनसेशन और डैमेज है वो आपके एक तरीके से हो सकते हैं कि जैसे कॉमन लॉ कोर्ट्स के अंदर थे, नोट आपके क्या है कि एडिक्वेट नहीं है, लाइक द रेमेडीज प्रोवाइडेड बाय द कॉमन लॉ कोर्ट्स आर नॉट एडिक्वेट। अगर इन केस वो एडिक्वेट नहीं होंगे तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या आप लिए जाओगे, उसके लिए ही आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोई जो कंपनसेशन देंगे या फिर जो डैमेजेस देंगे ना वो आपकी कंपनसेटरी कॉस्ट कहलाएगी। कंपनसेटरी उसके ऊपर कॉस्ट लगेगी, एक तरीके से सीपीसी में जाओगे उसकी के तहत उसको मिलेगी कंपनसेटरी, उसके लिए उसको रिलीफ के लिए बोल सकते हो। यहाँ पे अगर एडिक्वेट नहीं है तो आप जाओगे स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर जो आपके सेक्शन नंबर 5 to 35 ऑफ द एसआरए के अंदर दे रखे हैं। वो रिलीफ कैसे हो सकते हैं, जो कि आपके डिपेंड करेंगे कुछ सर्टेन आपकी सिचुएशंस हैं या फिर कुछ प्रिंसिपल है जिनके बेस पे आपको स्पेसिफिकली रिलीफ करवाया जाएगा। पहला यूँ बोलता है कि अगर आपको डैमेजेस एडिक्वेट नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऑर्डर टू परफॉर्म द स्पेसिफिकली, उस कॉन्ट्रैक्ट को या फिर उस एक्ट को आप स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाने के लिए एप्लीकेशन लगाओगे। उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, वो लिखा हुआ एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशंस। अब जो भी पार्टीज की ऑब्लिगेशन थी उसको एग्जैक्टली जैसा आपका टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया था उसको उसी तरीके से उसी वे में जितना बोला गया था अपॉन कंडीशन उसको उसी तरीके में और आपके पूर्ण रूप से उसको एग्जैक्टली परफॉर्म करना आपका कहलाएगा स्पेसिफिकली परफॉर्म करना, जो कि आपकी क्या रहेंगी, इक्विटेबल रेमेडीज दी जाती हैं। अब अगर कोई भी पर्सन है उनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो जिसका राइट वोलेट हुआ उसका आप एक तरीके से क्या है कि इक्विटी तो कर रहे हो, उसके साथ न्याय तो कर रहे हो, उसी को आप इक्विटेबल रेमेडी बोल दोगे। दूसरा बात कर रहे हैं आपकी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट हो सकती है कि जितना भी कोर्ट को ठीक लगेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टीज और इन द जस्टिस। अब आपका क्या होगा, प्रॉपर जस्टिस के पर्पज से और जितना भी उसकी पार्टी के हित में जो लगेगा कोर्ट को, वो कोर्ट उसको रेमेडी प्रदान करवा देगी। तीसरा यूँ बोलता है आपका ओनली फॉर द एनफोर्सिंग द इंडिविजुअल सिविल राइट्स। यहाँ पे कोई भी पर्सन ऐसा होगा जिसके जो इंडिविजुअल सिविल राइट्स हैं उनकी और वो जो रेमेडीज हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म करा जाएगा इस स्पेसिफिकली रिलीफ के लिए। अब जो एसआरए है आपका पेनल लॉज के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। सेक्शन 4 यही बोल रहा है कि जो भी आपके सिविल रेमेडीज होंगी उनको
प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करवाने के लिए, उसको प्रदान करने के लिए आपका क्या है सेक्शन 4 और ये पूरा का पूरा SRA लाया गया था। तो जहाँ पे भी पेनल लॉ आएंगे उसके ऊपर इनकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि प्रिवेंटिव रिलीफ क्या होगा। अब ये प्रिवेंटिव रिलीफ क्या, इन द सेंस मतलब किसी पर्सन को कुछ प्रिवेंट करना क्या होगा, किसी को रोकना किसी गलत काम करने से या फिर कुछ और एक्ट करने से रोक देना, या फिर कुछ काम कर रहा है वो उसको उस तरीके से रोकना। एक तरीके से क्या होगा, यहाँ पे इंजंक्शन की बात कर रहा है जो आपके सेक्शन नंबर 36 to 42 के अंदर दे रखे हैं। परपेचुअल और आपकी मैंडेटरी, इन आप टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में बात करोगे कि कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिसने आप टेम्परेरी कुछ रेमेडी लेके आ रहे हो, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए लेके आओगे, वहाँ पे वो चीज़ एक परमानेंट हो सकता है। जैसे एक रेप प्रोसिक्यूट्रिक्स है, वो अदर सब पर्सन्स के खिलाफ क्या हो सकता है, परमानेंट इंजंक्शन लेके आ सकती है कि उसकी आईडी और जो भी आपकी उसकी डिटेल्स हैं उसको सबके साथ कभी भी लाइफ में कभी भी उसको यूज ना करा जाए। यहाँ पे परपेचुअल आपकी नहीं होंगी, बल्कि आप उसको क्या करोगे, एक तरीके से मैंडेटरी भी हो सकती है और परपेचुअल भी, आप दोनों तरीके की यहाँ पे इंजंक्शन लेके आ सकते हो। तो कुछ भी पर्सन, इसमें ना एक दीपिका पादुकोण का केस है इंजंक्शन लेके के रिगार्डिंग। क्या था कि उस रेस 2 मूवी थी एक, उसके अंदर क्या था कि दीपिका पादुकोण ने कुछ काम किया थोड़े दिन के लिए, उसके बाद उस मूवी से उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के किसी दूसरी मूवी में काम करने के लिए चली गई थी। लेकिन यहाँ पे कोर्ट से जो प्रोड्यूसर थे ना, उनने क्या किया, केस फाइल करके उनसे एक इंजंक्शन लेके आए कि जितने टाइम तक हमारी मूवी के अंदर इस दीपिका पादुकोण ने काम किया उतने टाइम पीरियड के लिए, हो सकता है उन्हें 3 महीने के लिए काम कराओ, तो आगे के 3 महीने के लिए वो दूसरी किसी भी अदर मूवी के लिए भी काम नहीं करेगा। अब सोचोगे कि इस पर्सन को क्या रेमेडी मिली उससे। अब एक तरीके से हो सकता है ना कि जो प्रोड्यूसर था उसको रेमेडी क्या होगी कि जब इसकी मूवी में 3 महीने काम करे हैं उसको उतनी सैलरी तो देगा, लेकिन इस दीपिका पादुकोण के लिए आपकी पनिशमेंट क्या हो सकती है इस केस में कि वो अदर जो मूवी के अंदर काम करने के लिए गई थी तो उसको उतने टाइम पीरियड के लिए रोक दिया गया था। तो दोनों तरफ से उनको इक्विटेबल रेमेडी दोनों तरफ आप प्रोवाइड करवा रहे थे। ये इसके एक कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होगा कि जिसके अंदर या तो ब्रीच होगा या फिर टू भी ब्रीच किया जा सकता हो उस केसेस के अंदर क्या क्या रेमेडीज होंगी वो। अब आपके एक्ट का एक ओवरव्यू है कि किन किन चीज़ों के साथ ये पूरा एक्ट डील करता है, कितने सेक्शन हैं, पार्ट कितने होंगे, चैप्टर कितने हैं, एक्ट नंबर कितने, इसकी एसेंट कब आई, अमेंडमेंट कितने कब हो रखे हैं, उन सब के ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन बनता है आपका पीटी के हिसाब से वो आपका बनता है कि एक्ट नंबर कितना होगा इस एक्ट का, बोलता है 47 ऑफ 1963। इसके अंदर जनरल पूछ लेता है डैश एक्ट नंबर ऑफ द SRA डैश ऑफ 1963, कौन सा नंबर है 47। उसकी एसेंट कब आई 13th ऑफ द दिसंबर 1963। कमेंसमेंट जब उसको एनफोर्स किया गया वो अगले साल 1 मार्च को, मतलब जो 1963 है उसके अंदर आप 1/3/1964 दोनों को ऐड करोगे, 1 और 3 1964 के अंदर उस एक्ट को एनफोर्स कर दिया गया। उसके बाद बात आती है आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट कौन सा 2018 का, उसकी आप एनफोर्समेंट देखोगे तो 1 अक्टूबर 2018 है और उसका जो एक्ट नंबर है वो भी 18 है। ये भी सही होगा आपके लिए कि 18 ऑफ द 2018, ये आसान से याद रहेगा। बात करते हैं इसके ऊपर टोटल कितने सेक्शन हैं इस छोटे से एक्ट के अंदर। छोटा सा एक्ट है 44 सेक्शन हैं, 44 में भी आपकी 1974 के अंदर सेक्शन नंबर 43 और सेक्शन नंबर 44 दोनों रिपील कर दिए गए और जो 42 आपको बताया था ना 1877 के एक्ट से एज इट इज उठा के लेके आ रखे हैं। टोटल चैप्टर कितने आपके 8 चैप्टर इस एक्ट के अंदर दे रखे हैं, पार्ट टोटल 3 हैं और इस एक्ट का बेसिक्स क्या रहेंगे ये आप एक तरीके से क्या प्रोसीजरल लॉ बोलोगे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो प्रोसीजरल के यूज हो रही है एंड यूज फॉर ग्रांटिंग द स्पेसिफिक रिलीफ एंड फोर्सिंग द सिविल राइट्स। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक प्रोसीजरल पार्ट होगा जिसको अदर एक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर अदर हेल्प ले रहे हो आप किसी भी एक्ट की, जैसे यहाँ पे जितनी भी रेमेडीज हैं उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूशन करने के पर्पज से CPC की हेल्प लोगे तो वो आपके क्या होंगे बेसिक्स आपके प्रोसीजर लॉ कहलाएगा और वो एक तरीके से एग्जॉस्टिव नहीं होगा। ये एक्ट आपका एक क्वेश्चन बनता है कि वेदर द SR इज एग्जॉस्टिव और नॉट। यहाँ पे एग्जॉस्टिव नहीं बोल सकते, रीजन उसको इन रेमेडीज को एग्जीक्यूट करने के पर्पज से प्रॉपरली क्या है CPC या फिर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग एनफोर्स उनकी आपने हेल्प लेनी पड़ती है, इसलिए ये आपका एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। और आपके प्रीएम्बल के अंदर लिखा हुआ है सर्टेन स्पेसिफिक रिलीफ आपकी जितनी भी है क्या है कि सर्टेन जो कि आपकी कुछ स्पेसिफिक रिलीफ हो सकते हैं जिनकी बात कर रहा है, सबकी बात नहीं कर रहा, इस वजह से आपका एग्जॉस्टिव नहीं है। फिर आपका बोलता है द SRA डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग और द फंक्शनिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 3 का क्लोज बी में लिखता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो भी अपना काम करेगा उसके ऊपर SRA का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और सेक्शन 2 आपका 4 क्लोजेस की बात कर रहा है, उनको भी डायरेक्ट लैंग्वेज में अभी क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी बात कर रहे हैं सेक्शन 2 के अंदर ऑब्लिगेशन की। क्या ऑब्लिगेशन होंगी जब भी 2 पार्टीज आएंगी
कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर पढ़ा था कि कौन कौन से पार्टीज होती हैं, एक आपका बायर होगा, एक आपका सेलर होगा। तो उन पार्टीज की क्या क्या ऑब्लिगेशन होंगी। अगर इन केस अगर सेलर है तो सेलर को क्या करना है, उसका राइट रहेगा कि वो पैसे ऑब्टेन करेगा और अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा। तो ड्यूटी टू ट्रांसफर ऑब्लिगेशन क्या होगी, जो लॉ ने उनके ऊपर एक तरीके से ओब्लाइज कर रखा है, उनको लॉ ने उनके ऊपर इम्पोज करी गई जो भी उनकी ड्यूटी होगी उनकी बात कर रहे हैं। तो आपके जो भी ड्यूटीज हैं, कुछ ऑब्लिगेशन होंगी, लीगल ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं। और जो बायर होगा उसकी ऑब्लिगेशन क्या होंगी, टू पे फॉर द डिलीवरी। अब अगर कोई भी सामान खरीदोगे तो उसके बदले में आपकी ऑब्लिगेशन रहेगी पैसे देने का, और सेलर की ड्यूटी रहेगी उसकी डिलीवरी प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर जगह पे सही तरीके से पहुंचाने की। बात कर रहे हैं ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय द लॉ। ऐसी कोई भी ड्यूटी, अब सेलर पर्सन है उसकी ड्यूटी है डिलीवर करना, उसको अगर ब्रीच कर रहा है, वो डिफॉल्ट कर रहा है डिलीवरी देने से, तो क्या कर सकता है, जो बायर पर्सन होगा वो केस फाइल करेगा कि इसकी प्रॉपर्टी की प्रॉपर डिलीवरी मेरे को करवाई जाए। तो यहाँ पे उसकी लीगल ऑब्लिगेशन जिसको आप एनफोर्स कर सकते हो। अगर पैसे नहीं देगा बायर तो अनपेड सेलर क्या कर सकता है, उसके राइट्स की बात हो रही है, वहां पे भी आप बायर की कुछ ड्यूटीज बारे में बता सकते हो। तो बायर को लिख सकते हो इम्पोज ऑन ए पर्सन बाय द लॉ और द लीगल बॉडी। ऑब्लिगेशन कौन सी, या तो किसी लॉ ने उसके ऊपर इम्पोज कर रखी किसी पर्सन पे, या फिर किसी इंडिविजुअल कुछ भी बॉडी ऑफ पर्सन्स थे उनने उनके ऊपर जो भी इम्पोज करोगे ऑब्लिगेशन कहलाएंगी। दूसरा बात कर रहे हैं सेटलमेंट की, तीसरा ट्रस्ट और ट्रस्टी की। सेटलमेंट क्या होगा कि सेटलमेंट जहां पे दो पर्सन्स के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट आ रहा है तो मिल बैठ के उनका सही तरीके से निपटारा करवाना आपका सेटलमेंट रहेगा। ट्रस्ट कौन सा, कोई भी पर्सन ट्रस्ट के अंदर कुछ भी प्रॉपर्टी को दान कर देता है, लास्ट आपका ट्रस्टी जो उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को संभालेगा वो आपका ट्रस्टी कहलाएगा। दैट्स ऑल अबाउट आपके इस इंट्रोडक्शन के बारे में और ओवरव्यू। अगली वीडियो में सेक्शन 4, 5, 6 और 7 इनको हम लोग डिस्कस कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।